हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए चैप्टर 4 जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है अकेली, आज इसके प्रश्नोत्तर की व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट है, अकेली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? ए सोमा बुआ, बी मनु भंडारी, मृदुला गर्ग या कृष्णा सोबती। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मनु भंडारी। सेकेंड क्वेश्चन है, सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ? तो ऑप्शन है इसके, परिवार की नफरत से, धर्म के लगाव से, पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर या बेकारी से। तो इसका सही आंसर है सी, पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? राधा, रोहिणी, रूपा या रश्मि। तो इसका ए नंबर सही होगा, राधा। फोर्थ क्वेश्चन है, सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? तो वो निशानी कलम, कॉपी, संदूक, मकान या अंगूठी। तो आंसर होगा अंगूठी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? तो सोमा बुआ का जवान बेटा जाता रहा था। हमने पढ़ा था इसमें कि उसका जो बेटा था वो बहुत ही कम उम्र में मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उससे दुखी होकर जो उसके पति हैं वो हरिद्वार चले गए थे, तीर्थवासी हो गए थे। तो पति पुत्र के वियोग में घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए, घर में कोई और था नहीं। इस तरह पिछले 20 साल से सोमा बुआ अकेली रहती थी और एकाकीपन का जीवन जी रही थी। एकाकीपन यानी अकेलापन। सेकंड क्वेश्चन है, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वे वहां क्या करती थी? तो सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो अथवा शादी या गम का माहौल हो के अवसर पर पहुंच जाया करती थी। वहां पहुंचकर वे छाती फाड़कर काम करती थी, मतलब जी जान लगाकर काम करती थी। उन्हें काम करते देखकर ऐसा लगता था जैसे वे दूसरे के घर में नहीं, अपने ही घर में काम कर रही हों। वो दूसरे के घर में, पास पड़ोस वाले के घर में जाकर ऐसे काम करती थी जैसे मानो वो खुद के घर में ही काम कर रही हो, बल्कि किसी दूसरे के घर में काम कर रही नहीं हो। ऐसा उनको नहीं लगता था, अपनापन लगता था उनको। थर्ड क्वेश्चन है, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? तो सोमा बुआ के पति सन्यासी थे, हम सब जानते हैं। वे हरिद्वार में रहते थे और साल में 1 महीने के लिए उनके पास आकर रहते थे, यानी सोमा बुआ के पास। वे एक स्नेहहीन व्यक्ति थे, स्नेह, उनको प्रेम नहीं था। उनके आने से सोमा बुआ का रोजमर्रा का क्रम गड़बड़ा जाता था। रोजमर्रा डेली का जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाता था। सोमा बुआ का घूमना फिरना और दूसरों से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में बिना बुलाए जाना भी पसंद नहीं था। वे सोमा बुआ से भी कभी मीठे बोल तक नहीं बोलते थे। जब तक वे रहते थे सोमा बुआ का चेहरा मुरझाया रहता था। सोमा बुआ के पति उन पर क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों की बौछार करने से नहीं चूकते। तो सोमा बुआ के पति थे, वो स्नेहहीन व्यक्ति थे। उनको सोमा बुआ का पड़ोस के घर में जाकर काम करना सही नहीं लगता था। इससे वो उनके ऊपर क्रोधित हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे और सोमा बुआ का
आस पड़ोस में जाना पसंद नहीं होता था और वो सोमा बुआ से दो मीठे बोल भी नहीं बोलते थे। तो इस प्रकार से सोमा बुआ का इसके कारण चेहरा जो है वो मुरझाया रहता था, जब भी वो उनके पति जब भी 1 महीने के लिए घर पे रहने आते थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? सोमा बुआ अपने रिश्तेदारों से बहुत लगाव रखती थी। उनके दिवंगत देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी उनके गांव में होने वाली थी। सोमा बुआ का मानना था कि देवर के मरने के बाद भले उनसे संबंध न रहा हो, पर लड़की वाले समधी ठहरे, इसलिए लड़की को कुछ देना उनका फर्ज है, कर्तव्य है। घर में पैसे थे नहीं, यह अंगूठी उनके मृत यानी मरे हुए बेटे की निशानी थी। उन्होंने यह अंगूठी बेचकर लड़की को उपहार देना तय किया, इसलिए सोमा बुआ ने अंगूठी बेच दी। तो अंगूठी क्यों बेची थी? क्योंकि उनको अपने रिश्तेदारों से बहुत लगाव था। उनके पति कोई भी रिश्ते को नहीं निभाते थे, लेकिन सोमा बुआ हर एक रिश्ते को निभाती थी। तो देवर के मरने के बाद वो ये समझती थी कि देवर नहीं है तो क्या हुआ, आज मैं ही उनकी जगह खड़े रहकर अपने रिश्ते को निभाऊंगी। तो उपहार में, शादी में उपहार में देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्हें अपने मृत बेटे की एकमात्र निशानी जो कि अंगूठी थी उसे वो बेचकर उपहार देने का मन बनाया, इसीलिए उन्होंने यानी सोमा बुआ ने अंगूठी बेच दी। फिर है थर्ड नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। फर्स्ट है, सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? तो परिवार में क्या क्या समस्याएं थी, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं थी, इसके बारे में हमें इसमें लिखना है। सोमा बुआ के परिवार में वे और उनके सन्यासी पति हैं। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसकी मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। उनके पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा पहुंचा कि वे सोमा बुआ और घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाकर रहने लगे। पिछले 20 वर्ष से सोमा बुआ एकाकी जीवन बिता रही थी। एकाकी जीवन मतलब अकेला जीवन, अकेले ही रहती थी वो। एक कोठरी के मामूली किराए में बस 2 समय की रोटी निकल जाती थी। एक कोठरी जो कि उन्होंने किराए पे दे रखी थी, उससे जो भी पैसे मिलते थे उनसे बस उसकी रोटी निकल जाती थी, यानी खाने पीने का काम ही चल जाता था। सन्यासी पति साल में 1 महीने के लिए घर आते थे। वे एकदम रूखे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे सोमा बुआ के प्रति स्नेह नहीं रखते। पति पत्नी में अक्सर कहासुनी होती रहती है। क्यों? क्योंकि सोमा बुआ को उनका कहीं और जाकर काम करना, कहीं और बिना बुलाए चले जाना, ये सब पसंद नहीं था। उनके आने पर सोमा बुआ का पास पड़ोस में जाना और किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता था। बुआ पति से 2 मीठे बोल को तरस जाती थी। सन्यासी जी को बिना बुलाए सोमा बुआ का किसी के घर जाना या पड़ोस के किसी कार्यक्रम में शामिल होना पसंद नहीं था। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या उनके जीवन का अकेलापन और उनके पति का रूखा व्यवहार है। कैसे उनके पति साल में 1 महीने के लिए आते थे और उसमें भी उनसे ठीक से 2 मीठे बोल नहीं बोलते थे। कहीं वो बाहर जाती थी तो उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो आजादी है वो छिन जाती थी सोमा बुआ की। वो उनका जाना, किसी से मिलना जुलना उनको कुछ भी पसंद नहीं था। तो ये सारे जो समस्याएं हैं, जो सोमा बुआ का अकेलापन, अकेले वो रहती थी और पति के द्वारा उनका रूखा व्यवहार, इस प्रकार से उनका जीवन चलता था और उनके जीवन में ये सारी पारिवारिक समस्याएं थी। नेक्स्ट है, सोमा बुआ ने संबंधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारी की थी? तो सोमा बुआ के स्वर्गीय देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी सोमा बुआ के गांव में होने वाली थी। रिश्ते में सोमा बुआ के पति ससुराल वालों के समधी लगते थे। अब देवर
उनके भाई के रिलेटिव्स की शादी है, तो सोमा बुआ के पति के भी वो या सोमा बुआ के पति जो है वो भी समधी ही लगेंगे। पर उन्हें इस रिश्ते में कोई रुचि नहीं थी, परंतु सोमा बुआ रिश्ता निभाए रखना चाहती थी। वे लड़की को उपहार देने में पीछे नहीं रहना चाहती थी, परंतु उनके पास अच्छा उपहार देने के लिए पैसे नहीं थे। मुश्किल से 7 रुपए और एक अंगूठी थी, जो उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी। सोमा बुआ ने वह अंगूठी और 5 रुपए पड़ोसन राधा को देकर उससे चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा मंगवाया। उन्होंने चूड़ी वाले से हरी लाल चूड़ियां खरीदकर पहन ली। एक आने का पीला रंग लेकर रात में उन्होंने अपनी साड़ी भी रंगवा ली थी। उन्होंने उपहार की सारी सामग्री जैसे साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल और थोड़े से बतासे एक थाली में सजाकर रखी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोमा बुआ ने समधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए किस प्रकार से तैयारियां की थी। जो भी उन्होंने राधा से साड़ी मंगवाया, ब्लाउज का कपड़ा मंगवाया, एक चांदी की सिंदूरदानी मंगवाई, ये सबको उन्होंने एक थाली में सजाकर रखा। साथ में नारियल और बतासे भी रखे, अपनी साड़ी को रंगवाया। तो ये सारी चीजें वो शादी समधी के शादी में जाने के लिए उन्होंने ये सारी तैयारियां की थी। अब है फोर्थ क्वेश्चन में, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो लाइनें दिए गए हैं इसका अर्थ बताते हुए हमें डिटेल में बताना है, एक्सप्लेन करना है, विस्तार पूर्वक बताना है। फर्स्ट है, अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो किसने कहा था? सोमा बुआ ने। इसका अर्थ है हमारे देश में हो के मौके पर, मतलब कोई भी फंक्शन हो, कोई भी प्रसंग हो, तो एक दूसरे को सहयोग देने की पुरानी परंपरा रही है। हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ये चाहे कोई भी शादी हो, कहे या चाहे जो भी आप बोल दो, प्रसंग हो, मुजुट्ठी हो, मुंडन हो, छठी हो, जो भी हो, सब में हम देखते हैं कि एक दूसरे की मदद हम करते हैं, सहयोग देते हैं। और ये जो परंपरा है ये बहुत ही पुराने टाइम से, समय से चली आ रही है। एक दूसरे के सहयोग से काम कम समय में आसानी से हो जाता है। खुशी अथवा गमी के समय पास पड़ोस के लोग अक्सर सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। दूर के लोगों से सहयोग की गुंजाइश कम ही रहती है। आदमी अपनों से ही सहयोग की उम्मीद करता है, वे ही मौके पर काम आते हैं। बाहर वालों से सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो दूर रहते हैं, जो कहीं भी दूर से आते तो उनको आने में समय भी लगता है, और सबसे ज्यादा हमारे काम में कोई आता है तो वो है हमारे पास पड़ोस के लोग। वही हमें, चाहे हमारा कोई खुशी का माहौल हो, गम का माहौल हो, वो सहयोग देते हैं हमें और हमारा काम बहुत ही कम समय में आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई दूसरा तो नहीं आएगा बाहर से। सेकंड है, एक काम गत से नहीं हो रहा था, गत यानी तेजी से। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने ना। कोई काम ढंग से तभी होता है जब घर के काम करने वाले व्यक्ति को उस काम को करने की जानकारी हो, अथवा उसने काम शुरू करने से पहले किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति से उस काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हो। किसी काम के बारे में समुचित जानकारी न होने पर सारा काम बिगड़ जाता है। विशेष अवसरों पर सही ढंग से काम न होने पर भद्द उड़ते देर नहीं लगती। भद्द यानी मजाक उड़ते। एक काम तेजी से नहीं होता है, ये भी सोमा बुआ के द्वारा कही गई लाइनें हैं। अब कोई बड़ा बूढ़ा होएगा, जैसे हमारे घर में भी हम देखते हैं, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी काम को करने के लिए हमारे को उस काम की जानकारी देते हैं कि ऐसे करो, तो वो काम आसानी से हो जाता है और उनकी देखरेख में होता है। और मान लीजिए किसी काम के बारे में जब हमें जानकारी ही नहीं होती है, उनके बारे में नॉलेज ही नहीं होता है, तो वो काम को करना और भी कठिन हो जाता है। तो एक पूरी तरीके से जानकारी होना और
अगर ये नहीं है तो उस जानकारी को हमें बताने वाला यानी हमारे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी होता है। नहीं तो अगर उनके नहीं रहने पर या समुचित जानकारी नहीं होने पर पूरा काम बिगड़ जाता है। इसीलिए कोई भी अवसर पर ऐसा काम होने पर मजाक उड़ते देर नहीं लगती, भद्द उड़ते देर नहीं लगती। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।